Hello friends and welcome to English Literature Feed India. Today I will be talking about this much requested topic जो मुझसे आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा है, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि इसके ऊपर आई शुड मेक अ वीडियो कि एक जब हम लिटरेचर का आंसर लिखते हैं तो उसे हम कैसे लिखें और जिनको मालूम भी है तो उसमें हम और अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए. बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसके रिगार्डिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज जो आंसर्स हम लोग CBSE में लिख रहे होते हैं दे आर लाइक वेरी स्कूल लेवल. उसमें हमें आदत नहीं होती है ये वाले कि लिटरेचर के प्रॉपर आंसर्स हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं. वी हैव नो आइडिया. काफ़ी बार ये भी होता है कि वी हैव नो बडी टू गाइड अस. तो जब हम फर्स्ट टाइम स्पेशली जाते हैं सो वी आर टोटली लॉस्ट कि कैसे करना है. एंड दिस हैपेंड विद मी टू. लाइक व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर आई हैड नो आइडिया कि कैसे करने हैं आंसर्स, कैसे लिखने हैं. बट देन इन आवर सेकेंड ईयर देयर वाज दिस टीचर. सो आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो देयर वाज अ लेक्चरर इन माय कॉलेज जिन्होंने हमारा एक ये प्रॉपर सेशन लिया था कि आंसर्स जो लिटरेचर में होते हैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड एवरीथिंग. सो आई स्टिल हैव नोट्स विद मी. तो I will be sharing that knowledge with you guys today. I will be passing on that knowledge. So I hope you will like it and आपको answers लिखने में help हो पाएगा and you will be able to score better. So without wasting any further time, let's directly start with the video. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक अच्छे आंसर के अंदर, एक लिटरेचर के प्रॉपर अच्छे आंसर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए. तो सबसे पहले एज यू ऑल नो a good introduction is very important. Then second is the theme paragraph. Third is of course the body of the answer and finally its conclusion. हम सारे elements को डिटेल में डिस्कस करेंगे अब. तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर. सी अगेन इंट्रोडक्शन इज समथिंग विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट. आई एम श्योर आप सबको ये चीज़ ऑलरेडी मालूम है, आप लोगों ने ये चीज़ सुनी है सबके मुंह से कि इंट्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी आंसर में. बिकॉज सबसे पहले जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ता है तो उसकी नज़र सबसे पहले जाती है इंट्रोडक्शन पे और उससे आइडिया लग जाता है एग्जामिनर को कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज़ अबाउट टू फॉलो, कि बच्चे का राइटिंग स्टाइल कैसा है, उसकी ग्रामर वगैरह कैसी है. सो द एग्जामिनर हैज़ काइंड ऑफ ऑलरेडी फॉर्म्ड एन ओपिनियन अबाउट द आंसर. वन ऑफ द एम ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टू मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. डू नॉट फॉरगेट दैट एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सी नाउ ऑफ कोर्स सबसे पहले नेम ऑफ द टेक्स्ट, कि आप कौन से टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं. वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो कौन से टेक्स्ट के बारे में. तो कई बार क्या होता है कि वो सिर्फ आपको वो नाम दे देते हैं आपके ऑथर का क्वेश्चन के अंदर. लेट्स से सिडनी, फिलिप सिडनी क्या वर्क में, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड कि आपसे वो क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में फिलिप सिडनी का कौन सा टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड है. सो आपको उस क्वेश्चन में जब उन्होंने वो ऑथर का नाम दिया तो जब आप आंसर लिखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ऑफ कोर्स सबसे पहले नाम आना चाहिए आपके टेक्स्ट का, देन उसके ऑथर का, एंड देन वी टॉक अबाउट द जॉनर कि वो जो आपका टेक्स्ट है वो किस जॉनर को बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे शेक्सपियर का ओथेलो है, इट्स अ ट्रेजेडी, वी नो दैट राइट. तो वी also talk about the genre of the text कि वो किस genre को belong करता है and if possible then perhaps a line or two about that relating to the question. Next we come to the year of publication. Never underestimate again the importance of dates. Dates are very important and if you are somebody who can remember dates, जिनको dates याद रहते हैं और कि not just the year of the publication of the text, पर मानो आप आंसर के अंदर कुछ बात कर रहे थे और वहाँ पर किसी जो आपने कुछ फैक्ट मेंशन किया था या फिर लेट्स से आपने किसी हिस्टोरिकल इवेंट को रेफर किया था. लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे 1660 में चार्ल्स द सेकंड वाज रीस्टोर्ड एंड दैट इज व्हाई दैट्स कॉल्ड द रेस्टोरेशन एज. तो इफ यू कैन पॉइंट दैट ईयर आल्सो विद एक्यूरेसी देन दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ. उन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट ना करें. अनदर थिंग जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं दैट इज दैट वी शुड ब्रीफली रेफर टू द एज टू विच दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बिलोंग्स. जैसे अगेन फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फाउस्टस की, तो डॉक्टर फाउस्टस अगेन बिलोंग्स टू द रेनेसां. रेनेसां ह्यूमनिज्म आता है वहाँ पर. रेनेसां ह्यूमनिज्म क्या था, यू नो, एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वी हैव टू ब्रीफली रेफर टू द एज to which our text belongs. Next we come to the key theme of the text. अब
हम जो भी वर्क ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं उसके अंदर वी नो कि कुछ की थीम्स होती हैं, है ना। जैसे हमारा अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ अथेलो, तो जो उसके अंदर काफ़ी सारी थीम्स हैं अथेलो के अंदर, ऑफ कोर्स उसके अंदर जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम है दैट इज़ रेस। ओके, सो उस इंट्रोडक्शन के अंदर वी have to talk about the key theme of the text also. And lastly, because अब ये सारी चीज़ें तो जनरल थी जो कि जाएंगी राइट, लेकिन इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी ऑल्सो समथिंग अबाउट द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ आपसे पूछी गई है। अब ये सारी चीज़ें जनरल हैं, अब उसके अंदर क्वेश्चन मानो आपसे ओथेलो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो उसके अंदर ये बाकी सारी चीज़ें तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन आपको यू ऑल्सो हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट द क्वेश्चन, कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड भी करना होगा इंट्रोडक्शन के अंदर। अब आपको ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लगेगा कि यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, इंट्रोडक्शन बड़ा नहीं होगा। दैट इज़ हाउ यू हैव टू फ्रेम योर इंट्रोडक्शन, कि आपको वर्ड्स अपने सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं कि आपका इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस या स्पेस या वर्ड्स ना जाएं, बिकॉज आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा ये जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, कि आपको जो एज को रेफर करना है, जो उसकी की थीम को बताना है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करनी है आपको, यू हैव टू डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो जैसे आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, हाउ डज सिडनी एज इन फिलिप सिडनी यूज एंड ट्रांसफॉर्म द रेनेसां ट्रेडिशन ऑफ कोर्टली लव पोएट्री, explain with reference to any 3 of his sonnets. अब सबसे पहले तो एक टिप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें एंड ट्राई टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, के उस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स क्या क्या हैं। तो दोबारा से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन, हाउ डज सिडनी यूज, कि कैसे वो यूज करते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म द रेनेसां ट्रेडिशन, ओके, ऑफ courtly love poetry, but this forms just one part of the question. तो ये वाला क्वेश्चन चांसेस हैं कि आपका ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, वो ज़्यादातर 20 या 25 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो लेट्स अज्यूम कि ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें आपके कीवर्ड्स रेनेसां ट्रेडिशन, courtly love poetry, and then the second part of the question, explain with reference to any 3 of his sonnets. तो जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब था उस टाइम पर, दैट वॉज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, तो उनके जो कुछ सोनेट्स थे हमारे सिलेबस में, तो विद रेफरेंस टू एनी 3 ऑफ हिज सोनेट्स, तो उस टेक्स्ट में से किसी भी 3 सोनेट्स को लेके हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा कि उन 3 सोनेट्स को जो मैंने चूज़ किए हैं उनसे मुझे ये दिखाना होगा कि वो रेनेसां ट्रेडिशन को सिडनी ने कैसे यूज़, जो रेनेसां ट्रेडिशन था कोर्टली लव पोइट्री का, उसको सिडनी ने कैसे इस्तेमाल किया अपने सोनेट्स में और कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया अपने सोनेट्स में। ओके, अनदर टिप जो हमारी एक दूसरी टीचर ने हमें क्लास में दी थी, एंड दैट वाज रियली वेरी गुड टिप। तो जनरली हम लोग एज स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब हम आंसर लिख रहे होते हैं ना, तो हम डाइग्रेस करने लगते हैं इधर उधर। एक्चुअली होता क्या है, वी थिंक दैट हम लोगों ने एड्रेस किया क्वेश्चन को, लेकिन वी स्टार्ट टू डाइग्रेस परहैप्स, या फिर एग्जामिनर शायद परहैप्स ये चीज़ नहीं समझ पा रहा कि आप कैसे उसको आंसर कर रहे हो क्वेश्चन को। तो जो मेरी टीचर ने हमें टिप दी थी, इट वाज रियली गुड टिप एंड आई स्टिल गिव दैट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, विच वॉज कि जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना, तो मेक श्योर क्वेश्चन आंसर करते टाइम हमेशा बार बार ये जो आपके की वर्ड्स मैंने आपको बताया ना, हाईलाइट कर रही है जो मैंने आपके सामने, रेनेसां ट्रेडिशन है जैसे, कोर्टली लव पोइट्री है जैसे, तो मैं बार बार अपने आंसर में इन वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करती रहूं, इन वर्ड्स को बार बार यूज करती रहूं कहीं ना कहीं पे, यू नो, एंड इट शुड नॉट साउंड ऑड, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती के यूज किए हुए, बट दैट शुड गो विद द फ्लो ऑफ द आंसर। तो जब मैं बार बार इन कीवर्ड्स को रेफर करूंगी ना, तो एग्जामिनर के दिमाग में भी यही रहेगा कि हाँ ये जो बच्चा है ये क्वेश्चन को ही आंसर कर रहा है एंड ही और शी इज नॉट डाइग्रेसिंग। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट टिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अगर हमें आंसर करना होता, लाइक लेट्स से इंट्रोडक्शन अगर हमें इसका लिखना होता, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिखते।
सो ऑफ कोर्स सर फिलिप सिडनी, उनका पूरा नाम था सर फिलिप सिडनी. तो वी विल राइट, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ सिडनी दिया है, बट वी बिकॉज वी आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो वी विल बी यूजिंग हिज फुल नेम विच इज सर फिलिप सिडनी. ही वॉज राइटिंग इन द रेनेसां, which was an age of scientific and religious transformation. Then his famous work Astrophil and Stella, and underline the work जो आपके work का नाम है, because it's a separate complete entire work, so we'll have to underline that. His famous work Astrophil and Stella is a collection of 108 sonnets, 108 sonnets. Then Sidney draws on the tradition of courtly love initially used by Petrarch in Italy. तो we have to use that. यहाँ पर हमें उस चीज़ की बात ज़रूर करनी होगी, बिकॉज उस टाइम पर वो जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन था दैट वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, और सिडनी वहीं से ड्रॉ करते हैं. तो इनिशियली यूज्ड बाय पेट्रार्क इन इटली, वेयर द बिलवड इज रेज्ड टू अ पेडेस्टल. She remains unattainable and is forbidden from responding to the advances made by the lover. तो इसके अंदर अब हमें सोनेट क्या के बारे में कि पेट्रार्कन ट्रेडिशन में क्या रहता है, एंड लव दैट इज अनरिक्वाइटेड, एंड यू नो अबाउट द कोर्ट्स ऑफ एलिजाबेथ, तो कंपेयर अ बिट विद पेट्रार्क, ये सारी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, यू नो, इन जस्ट अ सेंटेंस, और मतलब 2-3 सेंटेंसेस के अंदर, ऑल दिस शुड गो इन द इंट्रोडक्शन. ऑलराइट, सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन. ये सब इंट्रोडक्शन के अंदर जाना चाहिए. यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड. Now we come to the second element of a good answer, which is the theme paragraph. अब ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और एंड डायरेक्टली आपने जंप कर दिया बॉडी के साथ. उससे पहले जब हम बॉडी पे, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को एड्रेस करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक यू नो, बट थीम पैराग्राफ में हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी बिफोर गोइंग टू दी बॉडी. नाउ जब हम थीम पैराग्राफ लिखते हैं, दैट इज द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ योर आंसर, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले तो वी हैव टू मेक वेरी क्लियर टू द एग्जामिनर द चॉइस ऑफ द टेक्स्ट, कि जो हमने टेक्स्ट चूज किया है, व्हाई दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट. ओके, मेक वेरी क्लियर द चॉइस ऑफ द टेक्स्ट. नेक्स्ट इज डू नॉट रिपीट. जो कुछ भी आप ऑलरेडी बोल चुके हो इंट्रोडक्शन में, वो वापस से थीम पैराग्राफ में रिपीट नहीं करना है. नेक्स्ट पॉइंट फॉर द थीम पैराग्राफ इज कि हमारा थीम पैराग्राफ हम इस तरीके से एंड करें कि जो हमारा नेक्स्ट उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ आएगा, जिससे हमारा बॉडी ऑफ द आंसर शुरू होता है, उसके दैट थर्ड पैराग्राफ शुड ऑटोमेटिकली फ्लो फ्रॉम दिस सेकेंड पैराग्राफ. ये जो हमारा थीम पैराग्राफ है, तो हमारा जो बॉडी वाला पार्ट है, दैट शुड फ्लो ऑटोमेटिकली फ्रॉम द थीम पैराग्राफ. तो जो एक अच्छा लिखा हुआ थीम पैराग्राफ होता है ना, तो दैट शोज द इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंट, के ऑथर का क्या इंटेंट था, दैट शोज द इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. और ये वाला जो पैराग्राफ होता है, दैट हेल्प्स टू पुश द आइडिया फॉरवर्ड. तो अगेन लेट्स से कि आपके जो बॉडी ऑफ द आंसर था, उसमें लिखने के लिए आपके पास 12 से 13 पॉइंट्स थे, अच्छे वाले जो आपके दिमाग में थे पॉइंट्स. तो आपको करना क्या होगा कि ये वाले जो 12 पॉइंट्स आपके पास है ना, इनकी एक छोटी सी समरी आप बना के, वो वाली जो समरी है वही आपके थीम पैराग्राफ में जाएगी. ओके, तो उनकी समरी छोटी सी, बस अगर 12 पॉइंट्स को आपको इलैबोरेट करके तो बॉडी में लिखना है, लेकिन उन 12 पॉइंट्स को समराइज करके इन जस्ट 4 to 5 लाइन्स, दैट शुड गो इनटू योर थीम पैराग्राफ. Like for example, again, you know, Sidney plays on the dual theme of sonnets, the unrequited love of the beloved and the acceptance of the poetry in the Elizabethan court. He seeks to climb the Neoplatonic ladder in order to achieve the spiritual love. अब ये वाले जो words मैंने use किए, Neoplatonic ladder और spiritual love, ये सारे आपके टेक्निकल वर्ड्स हैं. ओके, और जब हम आंसर करते हैं ना कोई भी लिटरेचर का क्वेश्चन, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो रेलिवेंट वोकैबुलरी है, वो ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज दैट अगेन विल मेक अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर कि येस दिस स्टूडेंट नोज अबाउट द क्वेश्चन, और क्या क्या उसके रिलेटेड टर्म्स और वोकैबुलरी है कि इस बच्चे को उन सब चीज़ों के बारे में मालूम है. एंड अगेन हैविंग सेड दैट, उन वर्ड्स को सिर्फ इसलिए ना यूज़ करें बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग के आई सेड यहाँ पर कि तुम्हें वो यूज़ करने चाहिए. यू शुड नो द मीनिंग. आप सिर्फ कोई भी वर्ड जबरदस्ती आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बल्कि दैट विल लीड यू टू लूज योर मार्क्स. आप नंबर और खो देंगे अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे. तो मेक श्योर कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं दैट हैज सम रेलेवेंस टू द क्वेश्चन.
Now coming to the third element of a good answer, that is of course the body of the answer. Let's say जैसे मैंने आपको बताया कि 20 नंबर का क्वेश्चन है मानो, ओके, तो 20 नंबर का अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसके अंदर कम से कम आपको सॉलिड अच्छे से पॉइंट्स 12-13 पॉइंट्स डालने होंगे, और उन 12-13 पॉइंट्स को आप डिवाइड करें 4, 5 या 6 पैराग्राफ्स में, ओके, एंड दे जब आप आंसर लिखें तो अगेन इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वन पैराग्राफ शुड लीड टू अनदर पैराग्राफ ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि वो ऑड लग रहा है पढ़ने में, या फिर लग रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर नहीं है या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए एक तरीका ये होता है सबसे अच्छा, क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे होते हो ना तो क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, पॉइंट्स कई बार लिखते लिखते बीच में दिमाग में आते हैं या कुछ, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है साइड में एक रफ कॉलम बनाएं अपनी आंसर शीट के, और वहां पर जैसे जैसे पॉइंट्स दिमाग में आते जा रहे हैं ना वैसे वैसे वहां पर नोट करते रहें, जस्ट पॉइंटर्स, जस्ट बुलेट पॉइंट्स, 1-2 वर्ड्स में, दैट्स इट, सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं पूरे वहां पर, ओके, तो उनको वहां पर बुलेट पॉइंट्स में नोट कर लें एंड देन मेक श्योर कि जब आप आंसर लिख रहे हैं कि इस वाले उसमें ऐसा ये वाले पॉइंट्स जाएंगे, इस वाले पैराग्राफ में ये पॉइंट्स जाएंगे, सो दैट आपका एक प्रॉपर ठीक से अच्छा सा स्ट्रक्चर भी बना रहे आंसर का। Now let's again take the example of the previous question जो भी हमने डिस्कस किया था of that Sydney one, ये वाला how does Sydney use and transform, ये वाला क्वेश्चन। तो let's just talk about कि अगर हमें इसको आंसर को अटेम्प्ट करना होता तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हम फॉर एग्जाम्पल लिखते। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, आपने थीम पैराग्राफ लिख दिया, ओके, अब जब आप बॉडी पर आते तो लेट्स से उसमें आपके पास जो पॉइंट्स है उनको आपने 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया होता। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट paragraph में you could have talked about the dual theme of the sonnets. So the first theme would be unrequited love and the second would be how to write good poetry. अब जो unrequited love है that will relate to the unattainable beloved and the courtly love tradition, which again answers our question, and the second one is how to write good poetry. तो जब हम how to write good poetry के बारे में बात करते हैं यहाँ पर it would be false poets and about that imitation and imagination, और इन सब के बारे में Sydney wrote an apology for poetry and he talks about all this there. So we would have talked about all that in our first paragraph of the body. Now moving to the second paragraph, उसके अंदर हम बात करते हैं Neoplatonism के बारे में, जहाँ पर you know we could have talked about moving towards a spiritual love and all that. Third paragraph में we could have talked about the Petrarchan tradition, and in the fourth paragraph you know that ये जो pairs हैं जैसे lover और beloved के बारे में, pilgrim and god के बारे में, monarch and courtier के बारे में, poet और poetry के बारे में, we could have talked about all that in our fourth paragraph, and in the fifth paragraph of the body we could have talked about the position of women. तो ये करके आपके 5 बॉडी के पैराग्राफ्स हो गए, एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, एक आपका थीम पैराग्राफ हो गया, एंड फाइनली we would have come to the conclusion. So all of this would have made 8 paragraphs, 8 good solid paragraphs with good solid points for a 20-mark question. And finally we come to the last element or the conclusion to the answer. तो conclusion बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, just 4 से 5 sentences या 5 से 6 sentences, that is it. तो जो for example let's say कि first sentence है आपका that can perhaps begin with hence or one can identify the pattern, you know something like that. जो आपका second और third sentence है for example again, तो उसमें you can summarize कि आपने क्या अभी तक आप बोल रहे थे, तो यू कैन समराइज इन दैट सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस. लास्टली आप जब अपना आंसर रैप अप कर रहे हो तो आप या तो दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको ऐसे ही करना है, बट दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट यू कैन डू दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स, ओके. सो यू कैन एंड विद द कोटेशन, या तो जिस टेक्स्ट के बारे में आप आंसर कर रहे हो उसमें से कोई कोटेशन ले सकते हो, या फिर कुछ अच्छा सा किसी क्रिटिक ने बोला था विच गोज विद योर आंसर एंड विद द क्वेश्चन, सो यू कैन एंड विद दैट. नाउ हियर आई हैव कंपाइल्ड फॉर यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स के आप जैसे मैंने बोला ना कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आपका एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर आना या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे आना, इट शुड फ्लो फ्रॉम वन अनदर, है ना. तो लेट्स से कि आप कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हो, यू नो कि इस पॉइंट के आगे ऐसे, तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो. फर्दर टॉकिंग अबाउट दिस, फाइनली, मोर ओवर. आप कॉन्ट्रोडिक्शन के बारे में बात करते हो कि वहाँ पर ऐसा था पर अब इस एज में ऐसा है, या पेट्रार्क ने तो ऐसा किया था लेकिन सिडनी ऐसा करते हैं, तो रिफ्यूटिंग दिस, या फिर
Petra talked about this whereas Sydney does this. Okay, in contrast however, तो ये contradiction के लिए आप use कर सकते हो ये वाले words, and this will also link your sentences or link your paragraphs. Next is for balance, at the same time, meanwhile. Next is for emphasis, के in addition, in order to highlight this. So these are the vocabulary which you can use to link your sentences and paragraphs. Now let's talk about the strengths of a good answer. तो एक अच्छा आंसर अगर आप लिखना चाहते हो तो I cannot emphasize the importance of the first point enough कि डायरेक्टली एड्रेस करें क्वेश्चन को. बच्चे जनरली क्या करते हैं कि वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, डाइग्रेस करते हैं और क्वेश्चन को भूल जाते हैं. क्वेश्चन को हमेशा याद रखें, जैसे मैंने शुरू में बोला था, जो उनमें कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करें, बार बार उसको एड्रेस करते रहें उन कीवर्ड्स को, और उस क्वेश्चन से इधर उधर भटके नहीं, फालतू की बातें ना करके डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करें. जो आपका जॉनर है उसको ज़रूर रेफ़र करें कि वो टेक्स्ट के जॉनर को बिलोंग करता है. लाइक एग्जाम्पल अगेन जैसे ट्रेजेडी है ओथेलो की, अगेन बट दैट शुड अगेन बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन. यू शुड बी रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन इन इट्स इंटायरिटी. अगेन इसका एग्जाम्पल जैसे कि जो मैंने आपको शुरू में दिया था, उसके 2 पार्ट्स थे, है ना, कि एक पार्ट में उन्होंने आपको एक सेंटेंस दिया और सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने बोला कि विद रेफरेंस टू एनी थ्री ऑफ हिज सॉनेट्स. तो आपको वो पूरे का पूरा क्वेश्चन याद रखना है, और उसके अंदर भी रेनेसां ट्रेडिशन और कोटली लव पोइट्री 2 एलिमेंट्स थे, तो दोनों को याद रखना है कि सिर्फ ये नहीं कि एक को भूल गए और एक के बारे में सिर्फ आंसर कर दिया. नो, डू नॉट डू दैट. आपको क्वेश्चन को जब आप आंसर करते हो तो यू हैव टू आंसर द इंटायर क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज द यूजेज ऑफ टेक्निकल टर्म्स एक्यूरेटली. अगेन ये चीज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि टेक्निकल टर्म्स यूज़ करें लेकिन एक्यूरेटली. ये नहीं कि सिर्फ एम्बेलिशमेंट की तरह उनको सजाने के लिए यूज़ कर दिए, मतलब तो पता नहीं था लेकिन सिर्फ यूज़ कर देते हैं बिकॉज अच्छे लग रहे थे, भारी भरे बड़े बड़े से वर्ड्स से अच्छे लग रहे थे, यूज़ कर देते हैं. नो, डू नॉट डू दैट, क्योंकि गलत यूज़ कर दिया तो एग्जामिनर विल नो. Now, the next point is to pinpoint details correctly is a strength. अब details जैसे कि again this is something that I already said कि जैसे कि for example आप dates वगैरह अगर आप हो कि आपको याद रहती हैं, and if you can pinpoint the details correctly कि आप dates प्रॉपरली अच्छे से बता पाते हो, ईयर्स मेंशन कर पाते हो, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट. अनदर थिंग इज कोटेशंस. तो कोटेशंस के साथ एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि जब आप कोटेशंस इस्तेमाल करते हो ना अपने आंसर्स में, यूजिंग देम इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं कर रहा है पर उसको टेक्स्ट की भी नॉलेज है. अगर आप टेक्स्ट से यूज़ करते हो तो, और अगर आप क्रिटिक्स की कोटेशंस को यूज़ करते हो तो दैट इज़ अनदर वेरी गुड थिंग कि हाँ, बच्चे ने सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ा, बच्चे ने बाकी भी चीज़ें पढ़ी हैं. बिकॉज आपको पता है जब आप इंग्लिश ऑनर्स के आंसर्स लिखते हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप लोगों ने बाकी उसके ऊपर क्रिटिकल मटीरियल भी पढ़ा होगा. एंड ऑलवेज रीड गुड क्रिटिक्स, और उनमें से जो कोटेशंस आपको लगता है कि आपको कुछ काम आ सकती हैं किसी आंसर के लिए, तो यूज़ देम. 1-2 बार आपने कर दिया, अलग अलग क्रिटिक्स आपने यूज़ कर लिए, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. पर हैविंग सेड दैट, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ऐसा नहीं कि बस हर दूसरे सेंटेंस के बाद एक कोटेशन आ रहा है. दैट विल नॉट लुक गुड कि आप हर 2 मिनट बाद, हर 2 सेंटेंस के बाद एक कोटेशन डाले जा रहे हो. डू नॉट डू दैट. एंड अगेन कोटेशन से रिलेटेड एक और चीज़ आपको बताऊं कि कोटेशंस को भी कोट करने का ना तरीका रहता है. या तो आप बोल सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे एंटनी एंड क्लियोपैट्रा वाला आपका जो प्ले है, उसके अंदर एक बहुत फेमस लाइन है, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर सेड लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट अंडर क्लियोपैट्राज इन्फ्लुएंस एंटनी वॉज टेम्प्टेड टू लेट रोम इन टाइबर मेल्ट. अगेन आपने उस चीज़ को, सेम चीज़ है, बात भी सेम है, मुझे कोट करना है वहाँ पर किस तरीके से आपने कोट किया, अगेन आपने किस तरीके से अपनी बात को कहा, दैट मैटर्स, एंड दैट मैटर्स ऑल द मोर व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर. जस्ट वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो ना, हाई मार्क्स अगर आप स्कोर करना चाहते हो, तो प्लीज़ याद रखें कि सिर्फ आंसर के अंदर समरी ना लिख कर आएँ, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आंसर के अंदर पूरे टेक्स्ट की समरी लिखा है कि मतलब जो भी लेट्स से डॉक्टर फाउस्टस का क्वेश्चन आएगा, जो भी हमें लिखना है, हमसे कुछ भी क्वेश्चन आए हम तो सिर्फ उसके अंदर समरी लिखाएंगे. लेकिन इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डू एक्स्ट्रा रीडिंग.
reading and then a mere summary will never suffice. It will never be enough. And lastly, let's just talk about one final thing कि आई एम श्योर जो लिटरेचर स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं दे नो कि लिटरेचर में 60% एज इन फर्स्ट डिवीजन स्कोर कर पाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और 60% एंड अबव फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग, है ना. तो किन चीज़ों का ध्यान रखें अगर हम चाहते हैं कि हमें एक क्वेश्चन में 60% एंड अबव मार्क्स मिलें. ओके, हाउ टू डू दैट. तो जस्ट अ फ्यू थिंग्स. सबसे पहले तो लाइक आई सेड ऑलरेडी कि अगर आप 20 नंबर का क्वेश्चन आंसर करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसके अंदर कम से कम 10 से 12 अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए विच रिलेट टू योर क्वेश्चन. सेकेंड इज इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड. अब आपके पास पॉइंट्स अच्छे थे लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं था, है ना. इधर उधर बिखरे हुए पॉइंट्स से कुछ स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आया. एक चीज़ के बारे में यहाँ बात कर रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद उसके बारे में दोबारा किसी तीसरे चौथे पैराग्राफ में बात कर दी. डोंट डू दैट. सो it has to be well organized, it has to be well structured. Next, सारी चीज़ें वो भी थी लेकिन उसमें ग्रामेटिकल एरर्स करे जा रहे थे. वोकैबुलरी अगेन यू नो लाइक आई सेड कि आपको पता नहीं क्या वोकैबुलरी यूज़ करनी है, या तो आपने यूज़ नहीं करी या तो आपने गलत यूज़ करी. ग्रामेटिकल एरर्स आपने उसमें करे. फॉर एग्जाम्पल अगेन यू नो कई बार बच्चे क्या करते हैं, टेंसेस को शिफ्ट करते रहते हैं. एक जगह उन्होंने पास्ट यूज़ कर दिया, दूसरे थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रेजेंट टेंस यूज़ कर दिया. सो दैट इज़ अगेन अ ग्रामेटिकल एरर. तो डू नॉट शिफ्ट टेंसेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक आई अगेन सेड इज रेफरेंस टू टेक्सुअल डिटेल्स. तो टेक्स्ट को अगर आप रेफर करते हो, दिस शोज द एग्जामिनर दैट येस द स्टूडेंट हैज रेड इट एंड हैज नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट. सेम थिंग गोज फॉर द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑल्सो कि अगर आप क्रिटिक्स वगैरह को कोट कर देते हो वहाँ पर तो द एग्जामिनर नोज कि येस द स्टूडेंट हैज डन एक्स्ट्रा रीडिंग ऑल्सो. क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक अच्छे आंसर का, कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ जनरल सा आंसर नहीं बता रहे हो, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट भी कर रहे हो. नेक्स्ट अगेन आई सेड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो कि यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड करेक्टली एट दैट. And lastly, take your own position. If you can take your own position in an answer, कि आपका कोई डिबेट टाइप का क्वेश्चन था लेट्स से, और उसके अंदर आप अपना पोजीशन अपना स्टैंड ले पाते हो. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको अब थोड़ा बेटर समझ में आ पाएगा कि एक प्रॉपर आंसर कैसे लिखना होता है, द टिप्स एंड द ट्रिक्स एंड एवरीथिंग. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.